हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? चलिए, आज हम आपका साइंस का सेट 4 लेके आए हैं। इससे पहले हम साइंस का सेट 1 2 3 बना दिए हैं, आप लोग देख लीजिए। और हाँ, मैथ का पूरा सेट बन गया 1 से 5। उसके बाद सोशल साइंस का भी बन गया सेट 3 तक, समझ गए। और हिंदी और इंग्लिश का भी बन गया, तो आप लोग उसको देखिए। बाकी जो सेट बचा है धीरे धीरे आज से हम क्लियर करा देंगे। उसके बाद क्वेश्चन बैंक लेके आएंगे कल से, समझ गए। तो चलिए शुरू करते हैं। साइंस सेट 4 न्यू वर्मा प्रेस 2026 का जो है क्लास 10 के लिए। चलिए शुरू करते हैं। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब लेके चलेंगे। पहला क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का आवर्धन जो है एक होता है, और समतल दर्पण एक ही प्रतिबिंब भी बनाता है, याद रखिएगा। किसी गोली दर्पण की, गोली दर्पण आपको पता होगा दो प्रकार का होता है, उत्तल और अवतल। तो किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी एफ और उसकी वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है? तो एफ बराबर r/2, मैंने फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, और अगर वक्रता त्रिज्या पूछे तो फोकस दूरी की दोगुनी। तो क्या होगा यहाँ पे? फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव होता है। उत्तल दर्पण जो है हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे अधिक है? सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरा का होता है, वो वाला सेट में भी था ये, लगभग 2.42। चलिए अब आगे देखिए। आप लोग सभी वीडियो को ध्यान में देखिए, सब सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट में है, समझ गए आप लोग। तो मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस रहता है? देखिए, सबके आंख में उत्तल लेंस रहता है, नेत्र में उत्तल लेंस, भले चश्मा सब अलग अलग पहने, लेकिन सबके आंख में प्राकृतिक रूप से उत्तल लेंस ही रहता है। आगे देखिए, निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है? इसे अवतल लेंस से दूर किया जाता है, निकट दृष्टि दोष को। तारे का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? तो प्रकाश का अपवर्तन। ये इसमें ट्रिक भी बताए थे आपको। निकट दृष्टि दोष, निकट में 4 अक्षर, अवतल में भी 4, या निकट में अ साउंड आता है, अवतल में, ये कभी आप लोग भूलिएगा नहीं, अवतल नहीं, निकट अ। निम्न में से कौन सा मात्रक एम्पियर है? तो आई बराबर Q/T होता है। तो कूलम को हम लोग लिखते हैं आवेश का मात्रक कूलम और समय का सेकंड, मतलब एम्पियर को हम लोग कूलम प्रति सेकंड भी लिख सकते हैं। निम्न में से कौन पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है? वोल्ट मीटर को पार्श्व क्रम या समांतर क्रम में संयोजित करते हैं, जबकि ए मीटर को श्रेणी क्रम में। और वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है? विभवांतर, जबकि ए मीटर से विद्युत धारा। अगला, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है भी आर बराबर V/I। ये कैसे आया? ओम का नियम से V बराबर IR होता है। तो आर बराबर प्रतिरोध बराबर V/I। अब प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है? आप लोग कमेंट करके बताइए, 10 नंबर का आंसर लिख के कमेंट करके बताइए। जितने भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं, आप लोग प्रतिरोध का SI मात्रक कमेंट करके बताइए, समझ गए। और सब कोई चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और 10 नंबर का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए आगे देखिए। एक क्षैतिज सीधी तार में धारा की दिशा पूरब से पश्चिम की ओर है। तार की ठीक नीचे स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, ये होगा उत्तर से दक्षिण। श्वसन कैसी अभिक्रिया? ये है उष्माक्षेपी। उपचयन अपचयन का दूसरा नाम है रेडॉक्स। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन अपचयन माने ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ साथ चले, उसे क्या बोला जाता है? रेडॉक्स। अभिक्रिया ZnO+C, Zn+CO में किसका उपचयन हुआ? किसका उपचयन हुआ? कार्बन का। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, समझ गए आप लोग। और टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है किस में? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है नेटल का डंक में। सिट्रिक अम्ल जो है खट्टे फल में पाया जाता है। टार्ट्रिक अम्ल जो है दही में पाया जाता है, सॉरी इमली में पाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल। इमली में टार्ट्रिक, खट्टा दूध दही में लैक्टिक, फॉर्मिक अम्ल चीटी नेटल का डंक में, और सिट्रिक अम्ल खट्टे रसदार फल जैसे कि आंवला, नींबू, कच्चा आम, ये सब में, और एसिटिक अम्ल सिरका में। अम्ल विलयन का पीएच मान 7 से कम होगा। विरंजक चूर्ण का सूत्र है CaOCl2, समझ गए आप लोग। अब बाकी ये सब सूत्र जो दिया है NaSCO3, ये है खाने वाला सोडा जिसको बेकिंग या मीठा सोडा बोलते हैं, और ये है विरंजक चूर्ण, ये है नमक, और ये है Na2CO3, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, डस्ट NH2O देंगे, धावन सोडा। निम्न में से कौन सी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? अधातु पूछा तो ब्रोमीन, अगर धातु पूछता पारा, मरकरी जिसको बोलते हैं Hg, ये धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, जबकि यहाँ अधातु पूछा है तो ब्रोमीन होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तांबे और टीन के मिश्र धातु को क्या बोलते हैं? कांसा। तांबा और जिंक अगर आए तो वो होता पीतल, समझ गए। मिश्र धातु आप लोग जानते हैं,
जब दो धातु या एक धातु और एक अधातु को मिलाया जाता है तो उसे बोलते हैं मिश्र धातु। त्रिबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। त्रिबंध माने ट्रिपल बॉन्ड कौन बनाता है? एल्काइन बनाता है। सिंगल बॉन्ड एल्केन, डबल बॉन्ड एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन। तो एल्काइन का सूत्र क्या है? CnH2n-2। तो डी नंबर बिल्कुल सही है। बहुत बार आप लोग को बता चुके हैं एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। हाइड्रोजन के दो परमाणु के बीच आबंध होता है तो हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है, आपको पता होगा, एकल आबंध। जठर ग्रंथि पाई जाती है, ये अमाशय में पाई जाती है। ये सब क्वेश्चन मिस नहीं करना है। क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर, उसको टॉप 100 के नाम से लाएंगे, और एक ये वर्मा प्रेस, ये तीनों आप लोग पढ़ लीजिए। बहुत सारा क्वेश्चन मिल जाएगा, रिपीट भी होता है इसमें। मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 2। मानव में 4 होते हैं। नेफ्रॉन किस क्रिया से संबंधित है? ये उत्सर्जन से संबंधित है। थायरॉक्सिन के स्राव में कौन सा तत्व आवश्यक है? आयोडीन। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स। अंडोत्सर्ग का कारण है एस्ट्रोजन, मादा हार्मोन है ये। परागकोश में होता है परागकण। एक स्त्री में कौन सा लिंग गुणसूत्र पाया जाता है? स्त्री में XX पाया जाता है, जबकि पुरुष में XY पाया जाता है। पुरुष में XY, ये लिंग गुणसूत्र है। वैसे मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, जबकि लिंग गुणसूत्र एक जोड़ा है। XX स्त्री में, XY नर में। निम्न में से कौन एक कृत्रिम पारितंत्र है? तो तालाब प्राकृतिक भी हो सकता है, कृत्रिम भी, दोनों हो सकता है। झील भी कृत्रिम प्राकृतिक दोनों। खेत भी कृत्रिम। निम्न में से कौन एक कृत्रिम पारितंत्र है? ये तीनों तो प्राकृतिक है, लेकिन तालाब प्राकृतिक भी हो सकता है, कृत्रिम भी, झील भी, दोनों हो सकता है। वन तो खाली प्राकृतिक ही होता है, तो खेत होगा कृत्रिम पारितंत्र आपका। समझ गए? चलिए अब आगे देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन। 1 नंबर क्वेश्चन है, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित हो तब प्रतिबिंब बनने की क्रिया को लिखें। तो ये आपको रिवीजन करना है देख के। चलिए हम समझाने वाला क्वेश्चन बताते हैं। व्याख्या करें कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। आपको पता होगा तारे टिमटिमाते हैं, क्योंकि तारे पृथ्वी से बहुत दूर है। तो ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी के बहुत पास है, और इसलिए इन्हें विस्तृत स्रोत की भांति माना जाता है। यदि हम ग्रह को बिंदु साइज के अनेक प्रकाश स्रोतों का संग्रह माने तो सभी बिंदु साइज के प्रकाश स्रोत से हमारी आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा में कुल परिवर्तन का औसत मान शून्य होता है। इसी कारण टिमटिमाने का प्रभाव निष्प्रभावित होता है, मैंने ग्रह नहीं टिमटिमाते। विद्युत परिपथ और संधारित्र में समानता उपयोग होने वाली 2 सुरक्षा उपाय फ्यूज है और भूसंपर्क तार है, मैंने अर्थिंग। फ्यूज लगाते हैं हम लोग ताकि बहुत अधिक वोल्टेज आए तो पहले फ्यूज ही उड़े। देखिए यहाँ पे दिया गया है फ्यूज क्या है। इसे विद्युत परिपथ में किस तार द्वारा किस क्रम में जोड़ा जाता है, इसकी क्या विशेषता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, फ्यूज एक सुरक्षा की युक्ति है। यह ऐसे तार का टुकड़ा होता है जिसके पदार्थ की प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है और उसका गलनांक बहुत कम होता है। देखो ये इस तरह रहता है, पतला तार, प्रतिरोधकता ज़्यादा लेकिन गलनांक कम, ताकि जल्दी गले। इसे विद्युत परिपथ में विद्युन्मय तार, गर्म तार द्वारा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। विशेषता, यह विद्युत परिपथ को अतिभारण माने ओवरलोड और लघु पठन, शॉर्ट सर्किट, इससे नष्ट होने से बचाता है। अगला देखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होगा। आपको पता होगा, इधर अभिकारक है और इधर उत्पाद है, तो दोनों में अगर परमाणु की संख्या बराबर है तो संतुलित है। जैसे ये असंतुलित है, H2 + HO2 H2O, इधर 4 है इधर 3 ही है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों एवं उत्पादों के प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या बराबर होती है उसे बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में यह आ सकता है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, और समीकरण संतुलित करने भी आता है। तो ये सब आप लोग ये सब बातों को ध्यान में रखिए। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारकों एवं उत्पादों के द्रव्यमान समान होते हैं, इसलिए अभिकारकों एवं उत्पादों के द्रव्यमान को समान करने के लिए समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। और आप लोग को पता होगा, समझ गए कि साइंस का मॉडल पेपर हार्ड है, तो साइंस एग्जाम में हार्ड ही पूछा जाएगा। समझ गए आप लोग? इसलिए पूरा बुक पढ़ लीजिए, कम से कम 3-4 बुक जितना भी है, ताकि क्वेश्चन छूटे ना। समझ गए? तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दें। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? अम्ल एवं क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया जिसमें लवण और जल बने, उसे बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। जैसे HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्षार में ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बनेगा? लवण माने नमक NaCl, और फिर OH और H2O बाहर। तो यही है उदासीनीकरण अभिक्रिया, अम्ल और क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया जिसमें लवण और जल बने। आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च होता है, क्यों?
मतलब उसको गलाने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है। क्यों? तो आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन को हल्के में ना लें, कुछ भी आ सकता है। समझ गए आप लोग? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप में अंतर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रतिवर्ती क्रिया मतलब क्या होता है? वो रिस्पॉन्स होता है। समझ गए? तो कार्यकारी अंगों का किसी उद्दीपन के प्रति अति तीव्रता से अचेतन अभिक्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। जैसे हम लोग गर्म तवा को छू लेंगे, एक भी घाव पीछे हट जाता हाथ, यही है। इसका नियंत्रण मेरुरज्जु के द्वारा होता है। प्रतिवर्ती चाप, प्रतिवर्ती क्रिया में आवेगों के गमन मार्ग को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। इसका निर्माण संवेदी तंत्रिका कोशिका, प्रेरक तंत्रिका कोशिका और मेरुरज्जा मतलब तीनों के द्वारा होता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। EVS का है, ये इकोलॉजी का। ओजोन क्या है तथा यह किसी पारितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है? तो इसको ध्यान से सुनिए। ओजोन देखिए, ओजोन जो है ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बना हुआ एक गैस का परत है। ये क्या करता है? सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण माने UV लाइट को पृथ्वी पे आने से रोकती है। इसी के परत में छेद होना ओजोन छिद्र कहलाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस जो फ्रिज और AC से निकलता है वही इसके लिए उत्तरदायी है। देखिए वही सब यहाँ पे लिखा गया है। समझ गए आप लोग? चलिए अब आगे देखिए। ओजोन ऑक्सीजन का एक समस्थानिक है। इसका एक अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणु के मिलकर बना होता है। यहाँ तक मैं आप लोग सिर्फ यही लिख सकते हैं, ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बना हुआ गैस का एक परत है। ओजोन के ब्रैकेट में ही उत्तरी लिख सकते हैं। ये सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को पृथ्वी पे आने से रोकती है। इतने लिखना है आपको इसमें। ओजोन परत से पृथ्वी तक आने वाली घातक पराबैंगनी विकिरणों को सोख लेती है तथा उन्हें, ये सब नहीं लिखना आपको, ये सब इतना नहीं लिखना आपको। लिख देना है सीधे ओजोन यू मतलब सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से त्वचा का कैंसर, मोतियाबिंद जैसे बीमारी होती है। चलिए भी ये सवाल आया, हम क्या बताए थे आपको? सवाल और जो फिगर है एक वीडियो में सब बना देंगे। कोई 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, बिंब का साइज 2 सेंटीमीटर, फोकस दूरी, उत्तल लेंस है तो फोकस दूरी प्लस में लिए हैं, दूरी 15, दूरी माइनस में लेते हैं। प्रतिबिंब की प्रकृति स्थिति ज्ञात करें, आवर्धन भी ज्ञात करना है। तो सूत्र लगाना है पहले, लेंस सूत्र 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो आपका आ जाएगा सब। देखिए वहाँ था ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, यहाँ है तारे क्यों टिमटिमाते। चलिए इसको देखिए। चलिए देखिए, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। तो तारे की टिमटिमाहट उसके प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होती है। हवा की परतों का घनत्व बदलते रहने के कारण तारों से चलने वाली प्रकाश की किरणें इन परतों से अपवर्तित होकर अपने मार्ग से कभी विचलित, कभी कम विचलित, कभी अधिक विचलित होती है, जिससे आंख में प्रवेश कभी कम पहुंचता है तो कभी ज़्यादा, इसलिए तारे टिमटिमाते हैं। देखिए आप लोग इसको सिंपल भाषा में समझिए। जैसे यहाँ तारा है, बहुत सारा तारा है, बहुत सारा तारा है अलग अलग दूरी में। तो यहाँ पे वायुमंडल है, तो वायुमंडल में क्या होता है? बहुत सारा गैस का परत होता है, जिससे प्रकाश कभी इधर कभी इधर 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 होता है, और हम लोग कहाँ तक जब पहुँचता है कम ज़्यादा लाइट, इसलिए वो टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है, भूख भाग करता है। अगला क्वेश्चन देखिए। ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या करें। तो उपचयन माने ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन का एडिशन, ऑक्सीजन का एडिशन तो सिंपल है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो उसी को बोला जाता है उपचयन। क्या बोला जाता है? उपचयन। जैसे Cu+O2 CuO। अपचयन क्या है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की ह्रास हो या कमी हो उसको बोलता है अपचयन। ZnO+C Zn+CO, ये सब याद रखना है, उपचयन अपचयन और रिडक्स। जिप्सम क्या है? देखिए जिप्सम क्या है? अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिलाने से बनता है जिप्सम, समझ गए? और जिप्सम को अगर गर्म करेंगे तो ये 373 केल्विन पे गर्म करेंगे तो ये बनेगा जल के अणु को त्याग के प्लास्टर ऑफ पेरिस, यही लिखना है। कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट को जिप्सम कहते हैं, इसका सूत्र CaSO4 × 2H2O होता है। जिप्सम को 373 केल्विन पे गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग करके प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है, इतना लिखना है। यह है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र, CaSO4 × 1/2H2O। मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस में अगर जल मिलाएंगे जिप्सम बनेगा, जिप्सम को गर्म करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा।
हमारे शरीर में ग्राही का क्या कार्य है, ऐसी स्थिति पर विचार करें जहां ग्राही उचित प्रकार से कार्य नहीं कर रहे हो, क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो चलो देखो, ग्राही सूचनाओं को ग्रहण करके उन्हें आवेग के रूप में संवेदी तंत्रिका द्वारा मेरुरज्जु और मस्तिष्क में भेजते हैं। यहाँ उन सूचनाओं का विश्लेषण होता है, तदनुसार एक उपयुक्त आदेश आवेग के रूप में मोटर तंत्रिका द्वारा उस ग्राही अंग की पेशी में और ज्ञानेंद्रिया में भेजी जाती है। तदनुसार अनुक्रिया होती है। यदि ग्राही अंग उचित प्रकार से कार्य नहीं करेगा तो सूचनाएं मस्तिष्क या मेरुरज्जु तक नहीं पहुंच सकेगी। इस प्रकार शरीर में आवश्यक कार्य संपादित नहीं हो सकता है और यह किसी भी संभावित खतरे का शिकार हो सकता है। बीजाणु जनन आप लोग जानते हैं, ये एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। देखिए क्या लिखा है, बीजाणु जनन एकल जीवों में बहुतायत से पाई जाने वाली अलैंगिक जनन की विधि है। इसके द्वारा एक साथ कई जीवाणु विकसित होते हैं जो बीजाणु धानी के फटने पर दूर दूर तक उड़कर चले जाते हैं, जहां वे पुनः नए नए जीवों को उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार इन जीवों की आबादी अचानक बढ़ती है तथा कुछ जीवाणुओं के नष्ट हो जाने पर भी स्पीसीज का अस्तित्व बना रहता है, जैसे राइजोपस बहुत अधिक संख्या में ये उत्पन्न करता है, इसलिए कुछ बनता है तो कुछ नष्ट हो जाता है। चलिए अब कम क्वेश्चन, ये एक पेज है। बहुकोशिक जीवों में जनन के लिए अपेक्षाकृत जटिल विधि की आवश्यकता होती है, क्यों? ऐसे जीवों में विशेष कार्य के लिए कोशिकाओं के अलग अलग संगठन होते हैं, उत्तक संगठित होकर अंग बनाते हैं और शरीर में उसकी स्थितियां निश्चित होती है। ऐसे सजग व्यवस्थित स्थितियों में कोशिका दर कोशिका विभाजन अव्यावहारिक है, अतः ऐसे जीवों को जनन के लिए अपेक्षाकृत अधिक जटिल विधि की आवश्यकता होती है। मानव में वृषण के क्या कार्य है? शुक्राणु का निर्माण करेगा और नर हार्मोन जो है उसका उत्पन्न करता है। ये नर जनन हार्मोन का संश्लेषण और स्राव। नर हार्मोन क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन। जैविक आवर्धन क्या है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे हम लोग डीडीटी या कोई पीड़कनाशी खरपतवारनाशी खेत में डालते हैं तो वो क्या होता है, आहार श्रृंखला के द्वारा वो पेड़ पौधे में पहुंचता है, वहाँ से शाकाहारी, वहाँ से मांसाहारी, ये सब प्रक्रिया चलते रहता है। समझ गए? इसी को बोला जाता है जैविक आवर्धन। देखिए यहाँ लिखा है, जैव अनिम्नीकरणीय रसायन पदार्थ जैसे कीटनाशक आहार श्रृंखला के माध्यम से पौधों द्वारा अवशोषित हो जाने के बाद उपभोक्ता के शरीर के वसी ऊतकों में संचित होता है। चूंकि मनुष्य सर्वोच्च उपभोक्ता है, मन सर्वाहारी, अतः ये रसायन मनुष्य के शरीर में अंतिम रूप से पहुंचता है और संचित हो जाता है। वहाँ मनुष्य के वती ऊतकों में इन पदार्थ की सांद्रता बढ़ जाती है, इसे जैवावर्धन कहते हैं। हाँ, पारितंत्र के विभिन्न स्तरों पर यह आवर्धन भिन्न भिन्न होता है तथा सर्वोच्च स्तर पर जैव आवर्धन सर्वाधिक होता है। चलिए आगे देखिए, प्रतिरोध क्या है? तो ये इंपॉर्टेंट है, किसी चालक का वह गुण जो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करे। अब प्रतिरोध कैसा है? मात्रक ओम है। हम 10 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछे थे, किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? वीवीआई। तो चालक की लंबाई पर, लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, उसके अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल पर और उसके पदार्थ की प्रकृति पर। प्रतिरोध बढ़ेगा क्षेत्रफल घटेगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये सब भी आ सकता है। श्रेणी क्रम में संयोजित करने के स्थान पर वैद्युत उपकरण को पार्श्वक्रम में संयोजित करने के क्या लाभ है? यह घरेलू परिपथ में तारों को पार्श्वक्रम में क्यों संयोजित करते हैं? देखिए, श्रेणी क्रम में अगर संयोजित करेंगे तो एक ही प्रकार का वोल्टेज सब में चल जाएगा, जबकि पार्श्वक्रम में ऐसा नहीं है। पार्श्वक्रम संयोजन में कुल प्रतिरोध घट जाता है। इसमें जोड़ने से सभी उपकरणों की वोल्टता एक समान बनी रहती है। इस संयोजन में एक मुख्य लाभ यह है कि एक परिपथ का स्विच बंद करने से दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विद्युत लैंपों के तंतुओं के निर्माण में प्रायः टंगस्टन, टंगस्टन मतलब बल्ब में जो पहले 10-15 रुपया वाला बल्ब आता था लाल वाला, उसमें टंगस्टन का प्रयोग होता था। और हीटर में आपको पता होगा नाइक्रम। तो क्यों? तो टंगस्टन का उच्च प्रतिरोध होता है, अधिक ये प्रकाश उत्सर्जित करता है, गलनांक भी उच्च होता है और उच्च ताप पर ऑक्सीकृत नहीं होते हैं। तो ये सब है। किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र पैटर्न दिखाने के लिए प्रयोग करें। तो एक आयताकार कुंडली कार्डबोर्ड लेते हैं, ये वाला हम अगला सेट में भी बताए थे। देखिए ये वाला है, समझ गए? इसको आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा Na2 और MgO की रचना बताएं। Na मतलब सोडियम, इसका परमाणु संख्या 11 होता है, मतलब 2 8 1। अब Na प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन कमी है, इसलिए 2 8 आया, 11 में एक घटाएंगे तो 10। समझ गए? तो उसी तरह ऑक्सीजन है 8 और इसमें -2 रहे तो दूध जुटता है 10। तो ये इस प्रकार इलेक्ट्रॉन बिंदु स्थानांतरण हो गया। सक्रियता श्रेणी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जो ऊपर है नीचे वाला को विस्थापित करेगा। विस्थापन अभिक्रिया के आधार पर धातुओं की उसकी घटती हुई अभिक्रियाशीलता के क्रम में एक
उदर स्तंभ मतलब ज़्यादा से कम पावरफुल, जैसे जो लोहा है कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील धातु है ऊपर में है तो ये विस्थापित कर देगा कॉपर को, तो यही लाभ है। संकलन और प्रतिस्थापन अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट। संकलन अभिक्रिया क्या होता है, जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसमें हाइड्रोजन परमाणु का योग, इससे बनता है संतृप्त यौगिक। और प्रतिस्थापन क्या होता है, देखिए यहाँ पे दिया गया है, संकलन अभिक्रिया यहाँ पे दिया गया है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कार्बन यौगिक द्विबंध या त्रिबंध में प्रतिकारकों का योग होता है उसे संकलन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इथीन है, इसको इस तरह लिख सकते हैं, इसमें डालेंगे हाइड्रोजन तो क्या बनेगा, CH3 मतलब इथेन बनेगा। प्रतिस्थापन अभिक्रिया इसमें क्या होगा, देखिए इसमें क्या होता है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के परमाणु या परमाणु समूह यौगिक के परमाणु या परमाणु के समूह को विस्थापित करते हैं उसको बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जैसे CH4 + Cl2 तो बनेगा CH3, यहाँ से Cl ले लिए, यहाँ बचा H और HCl बाहर हो गया, यही हुआ। इसी तरह C2H5 में H यहाँ से निकालें तो CH3Cl बचा, और H यहाँ से हटा दिए Cl बचा। एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल, देखिए एथेनॉल का सूत्र होता है C2H5OH, इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे जब तो ये बन जाएगा एथेनोइक अम्ल, मिथ ईथ, इसी को एसिटिक अम्ल भी बोला जाता है। ये चित्र है, आप लोग देख लीजिए थोड़ा। फेफड़ों में ऑक्सीजन उत्कोतक कैसे पहुंचता है, लास्ट क्वेश्चन 2 है। तो लाल रक्त कोशिका RBC श्वसन क्रिया में शरीर के अंदर ऑक्सीजन का संवहन करती है, इसके अंदर हेमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है। यह फेफड़ों के वायु से ऑक्सीजन को अवशोषित कर ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है। यह ऑक्सी हेमोग्लोबिन रुधिर के माध्यम से भ्रमण करते हुए ऊतकों में जाता है और ऑक्सीजन मुक्त करता है। आनुवांशिकता क्या है, आनुवांशिकता में DNA की क्या भूमिका है। ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं उसे आनुवांशिक गुण कहते हैं या लक्षण। आनुवांशिकता में DNA की भूमिका। DNA एक आनुवांशिक पदार्थ है जिसके नाइट्रोजन युक्त क्षारों की व्यवस्था में सभी आनुवांशिक सूचनाएं कूटबद्ध होती है। DNA में द्विगुणन की क्षमता होती है, ये है द्विगुणन, ये डबल कुंडलित होती है जिसके कारण ये अपने जैसे दूसरे आकृति या दूसरा DNA बना लेता है, माने प्रतिकृति। क्रॉसिंग ओवर के कारण पुनर्योगन, ये सब लिख लेना आप लोग। DNA मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल सूचनाओं का प्रभाव करता है। लिंग निर्धारण, ये लास्ट क्वेश्चन हम बता देते हैं थोड़ा। लिंग निर्धारण क्या है, लिंग निर्धारण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी जीव के लिंग का निर्धारण होता है। प्रजनन के दौरान नर के शुक्राणु और मादा के अंडाणु में मौजूद गुणसूत्रों के आधार पर बच्चे का लिंग निर्धारण होता है। अब कैसे होता है आप लोग समझिए। जैसे नर में होता है XY और मादा में होता है XX, एक प्रकार अलग अलग प्रकार का होता है लिंग गुणसूत्र। जब मादा का X और नर का X मिले तो XX लड़की, और जब मादा का X और नर का Y मिले तो XX लड़का, ये उत्पन्न होता है। अगला सेट में ये है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग देख लीजिए। धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।